अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अयाज है और मैं आपकी कंप्यूटर साइंस क्लास 10th का टीचर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी आज की क्लास में हमारा जो पहला बाब है उसकी जो मश्क है वहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो कसीरल इंतखाबी सवालात हैं हमारे पास, उनके जवाबात क्या होंगे। आइए अपनी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। अजीज तलबा, आज की क्लास में हम बाब नंबर 1 जिसका नाम है प्रोग्रामिंग का तारुफ, उस बाब की जो मश्क है उसको हल करेंगे। हमारी मश्क का जो सवाल नंबर 1 है वो है कसीरुल इंतखाबी सवालात, यानी कि हमारे पास एक सवाल होगा और फिर उसके कुछ जवाबात होंगे और जो सही जवाब होगा उसका हमने इंतखाब करना होगा। तो देखते हैं कि हमारा पहला सवाल कौन सा है। पहला सवाल है, एक सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामर को कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने में मदद देता है क्या कहलाता है। तो हमने अब देखना है कि हमने जब पढ़ा था प्रोग्रामिंग का तारफ तो उसमें हमने क्या सीखा था कि क्या एक सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम को कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने में मदद देता है क्या वो कंपाइलर कहलाता है, या क्या हम उसको एडिटर कहते हैं, या फिर क्या हम उसको आईडीई कहते हैं, या फिर डिबगर कहते हैं। आपको याद होगा अजीज तलबा, हमने ये पढ़ा था कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर एक प्रोग्रामर अपना प्रोग्राम लिखता है, फिर उसको कंपाइल करता है और कंपाइल करने के बाद उसको चलाता है, हम उसको क्या कहते हैं। हम उसको कहते हैं आईडीई, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो हमारे पहले सवाल का जवाब क्या हुआ, एक सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम को कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने में मदद देता है क्या कहलाता है, वो आईडीई कहलाता है, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 2 है, खाली जगह एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो प्रोग्राम की फाइल्स को ऐसे कोड में तब्दील कर देता है जिसे मशीन समझ सके और चला सके। अजीज तलबा, आपको याद होगा हमने अपनी एक क्लास में सीखा था कि कंप्यूटर जो है वो आम जबान को नहीं समझ सकता। मिसाल के तौर पे जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जिसमें सी लैंग्वेज है, जिसमें जावा है, जिसमें सी प्लस प्लस है, कंप्यूटर इसको नहीं समझ सकता। कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो आला सतह की जुबान होती है उसको कम सतह की जुबान में हमें तब्दील करना पड़ता है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 मुख्तलिफ जवाब है। पहला जवाब है कंपाइलर, दूसरा जवाब है एडिटर, तीसरा जवाब है आईडीई और चौथा जवाब है डिबगर। तो इनमें से सही जवाब कौन सा है कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो प्रोग्राम की फाइल्स को ऐसे कोड में तब्दील कर देता है जिसे मशीन समझ सके और समझ के चला सके। तो वो होता है हमारे पास कंपाइलर, यानी कि कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि समझता है कोड को, उसको तब्दील करता है कौन से कोड में, उस कोड में जिसको मशीन समझती है और फिर उसको चलाता है। तीसरा सवाल है हमारे पास, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चंद तमीराती अनासर होते हैं और ये प्रोग्रामर के चंद असूलों के पाबंद होते हैं जिन्हें खाली जगह कहा जाता है, यानी कि उनको क्या कहा जाता है। क्या उनको हम प्रोग्रामिंग रूल्स कहते हैं, या क्या हम उनको सिंटैक्स कहते हैं, या क्या फिर हम उनको तामीराती अनासर कहते हैं, और आखिरी क्या हम उनको सेमेंटिक रूल्स कहते हैं, हम उनको क्या कहते हैं। तो हमने ये पढ़ा था अजीज तलबा कि कोई भी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो तो हर जुबान को लिखने का एक अपना तरीकाकार होता है। वो जो तरीकाकार होता है, जो रूल्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सिंटैक्स कहते हैं। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो क्या है, वो है सिंटैक्स। उसके बाद हम आगे अपने सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे अल्फाज की फहरिस्त जो पहले से डिफाइंड है, डिफाइंड का मतलब कि पहले से बता दिए जाते हैं और जिन्हें प्रोग्रामर अपने मुतगय्यरात के नामों के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता, खाली जगह कहलाते हैं। यानी कि ऐसे अल्फाज की फहरिस्त जो पहले से किसी लैंग्वेज की लाइब्रेरी के अंदर डिफाइंड होते हैं और प्रोग्रामर उन अल्फाज को इस्तेमाल नहीं कर सकता जब वो किसी मुतगय्यर का, किसी वेरिएबल का नाम रखता है, उनको क्या कहते हैं। क्या हम उनको ऑटो वर्ड्स कहते हैं, या क्या हम उनको कीवर्ड्स कहते हैं, या क्या हम उनको महदूद अल्फाज कहते हैं, और आखिर में क्या हम उनको पहले से डिफाइन किए हुए अल्फाज कहते हैं, हम इनको क्या कहते हैं। तो सवाल नंबर 4 का सही जवाब है हमारे पास कीवर्ड। आपको याद होगा कि हमने ये पढ़ा था कि सी लैंग्वेज के अंदर कुछ अल्फाज मुख्तस किए गए अल्फाज होते हैं जिनको हम मुख्तस किए गए अल्फाज या रिजर्व वर्ड्स कहते हैं, या हम उनको कीवर्ड्स कहते हैं। ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो सी लैंग्वेज के अंदर पहले से मुख्तस किए गए होते हैं। मिसाल के तौर पे हम अपनी आने वाली क्लासेस में इसको सही तफसील
तफसील के साथ पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास इनपुट फंक्शंस होंगे, जिसमें हमारे पास आउटपुट फंक्शंस होंगे, तो हम सीखेंगे कि वो कहाँ पर होते हैं, हम उनको किस तरीके से सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे अल्फाज की फहरिस्त जिनको पहले से डिफाइन कर दिया जाता है और जिन्हें प्रोग्रामर अपने मुतगय्यरात के नामों के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो क्या कहलाते हैं? वो कीवर्ड्स कहलाते हैं। अपने सवाल नंबर 5 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 5 है, इंक्लूड स्टेटमेंट कौन से सेक्शन में लिखी जाती है? इंक्लूड स्टेटमेंट खाली जगह सेक्शन में लिखी जाती है। हमने ये बताना है जो इंक्लूड स्टेटमेंट होती है वो कौन से सेक्शन में लिखी जाती है। आपको याद होगा अजीज तलबा, जब हमने ये पढ़ा था कि सी प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो उसका ढांचा क्या होता है, तो उस वक्त हमने सीखा था कि सी प्रोग्राम के हमारे पास 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला हिस्सा हमारे पास हेडर होता है, फिर हमारे पास मेन फंक्शन होता है और फिर हमारे पास मेन फंक्शन की बॉडी होती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि वो कौन सा हिस्सा है जिसमें हम इंक्लूड स्टेटमेंट लिखते हैं। इंक्लूड स्टेटमेंट में हम क्या लिखते थे? हम हैश की अलामत इंक्लूड और फिर हम एंगल ब्रैकेट लगाते थे और उसके दरमियान हम फाइल का नाम लिखते थे। तो क्या वो हेडर में लिखते थे, या क्या फिर हम वो मेन में लिखते थे, या क्या फिर हम कमेंट में लिखते थे, या फिर हम प्रिंट में लिखते थे? तो इसका जवाब बहुत आसान है। हम अपने हेडर के अंदर जो है वो लिखते थे इंक्लूड स्टेटमेंट और बताते थे कि कौन सी फाइल को हमने इंक्लूड करना है, यानी कि शामिल करना है। और इसकी मिसाल जैसे कि हम अपने हर प्रोग्राम के अंदर stdio.h जो फाइल होती है उसको हम इंक्लूड करते हैं, तो वो कहां पर इंक्लूड करते हैं? वो हम हेडर के सेक्शन में इंक्लूड करते हैं। उसके बाद अब हम अपने सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। डैश को सोर्स कोड में प्रोग्राम के इस्तेमाल किए हुए एल्गोरिथम और तरीकाकार की मजीद वजाहत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहला जवाब है पैगामात, दूसरा जवाब है अशारे, तीसरा जवाब है कमेंट और चौथा जवाब है हमारे पास वजाहतें। तो हमने देखना है कि इसमें से सही जवाब हमारे पास कौन सा है। अजीज तलबा, आपको याद होगा हमने सीखा था कि कमेंट्स हम अपने प्रोग्राम के अंदर उस वक्त लिखते हैं। मिसाल के तौर पे हमने एक प्रोग्राम लिखा और वो प्रोग्राम हमारा 10,000 लाइन पर मुश्तमिल है, तो हम उसमें बताते हैं, मिसाल के तौर पे हमने कुछ फंक्शंस लिखे तो हम बताते हैं कि हमारा प्रोग्राम कहां पे किस तरीके से चल रहा है और कौन सा फंक्शन कौन सा काम कर रहा है। मिसाल के तौर पे जैसे कि आपको याद है कि जब हमने एक सी प्रोग्राम का ढांचा बनाया था तो वहां पे हमने फिर कमेंट का जो सिंटैक्स था उसको पढ़ा था, जहां हमने पढ़ा था कि कमेंट की 2 इकसाम होती हैं। पहली किस्म होती है उसमें एक लाइन का कमेंट होता है और दूसरी किस्म होती है जिसमें एक से ज्यादा लाइन का कमेंट होता है, और दोनों को लिखने का तरीकाकार भी हमारे पास मुख्तलिफ था। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारे पास कमेंट। कमेंट को सोर्स कोड में प्रोग्राम के इस्तेमाल किए हुए एल्गोरिथम और तरीकाकार की मजीद वजाहत करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं जो कि है हमारा सवाल नंबर 7। डैश वो कीमतें हैं जो प्रोग्राम के चलते हुए तब्दील नहीं होती। ये हमारे पास यहाँ पर 4 जवाबात हैं। हमने बताना है कि इन चारों जवाबात में से वो कौन सी कीमतें हैं कि जिनको हम प्रोग्राम में चलाते हैं तो प्रोग्राम के चलते हुए वो कीमतें तब्दील नहीं होती। पहले नंबर पे हमारे पास जवाब है मुतगय्यरात, दूसरे नंबर पे हमारे पास जवाब है कांस्टेंट, तीसरे नंबर पे हमारे पास जवाब है स्ट्रिंग्स और चौथे नंबर पे हमारे पास जवाब है कमेंट। अजीज तलबा, आपको याद है कि हमने जब एक क्लास पढ़ी थी तो उसमें हमने कांस्टेंट्स के बारे में पढ़ा था कि कांस्टेंट क्या होते हैं, जिसको हम मुस्तकलात भी कहते हैं। मुतगय्यरात को हम वेरिएबल कहते हैं और मुस्तकलात को हम कांस्टेंट कहते हैं। तो हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट जो है वो उनको जब हम प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं तो कांस्टेंट की जो कीमत है वो कभी भी तब्दील नहीं होती, जबकि इसके बरअक्स जब हमने मुतगय्यरात के बारे में पढ़ा था, वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था, तो उनके बारे में हमने पढ़ा था कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन होती है, यानी कि वो जगह होती है जहां पर हमने कुछ महफूज करना होता है। उस जगह का जो नाम होता है उसे हम मुतगय्यर कहते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि जब हम एक प्रोग्राम चलाते हैं तो हमारे प्रोग्राम के अंदर मुतगय्यर की जो कीमत है वो तब्दील भी हो सकती है। वो कीमतें जो प्रोग्राम के चलते हुए तब्दील नहीं होती वो कौन सी हैं? वो कीमतें होती हैं कांस्टेंट। तो हमारा सही जवाब है कांस्टेंट। उसके बाद सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 है, एक फ्लोट मेमोरी की डैश बाइट्स इस्तेमाल करता है। यानी कि जो हमने डाटा टाइप्स पढ़ी थी जिसमें इंटीजर डाटा टाइप थी, फिर
फ्लोट डाटा टाइप थी, उसके बाद कैरेक्टर डाटा टाइप थी। तो हमने ये बताना है कि जो फ्लोट डाटा टाइप है ये मेमोरी की कितनी बाइट्स को इस्तेमाल करता है। अजीज तलबा, आपको याद होगा कि जब हमने डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था तो तब हमने ये सीखा था कि कौन सी डाटा टाइप के लिए हमें कितने बाइट दरकार होते हैं। तो यहां पर अगर हम फ्लोट डाटा टाइप की बात करें तो फ्लोट डाटा टाइप को महफूज करने के लिए हमें 4 बाइट्स की जरूरत होती है। सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 है, एक मुतगैयर को इनिशियलाइज करने के लिए हम डैश ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एक मुतगैयर को जब हमने इनिशियलाइज करना होता है, उसमें पहली दफा जब हमने किसी कीमत को महफूज करना होता है तो हम कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। आपको याद होगा हमने एक क्लास के अंदर मुतगैयर की डिक्लेरेशन और मुतगैयर की इनिशियलाइजेशन के बारे में सीखा था। मुतगैयर की जो डिक्लेरेशन होती है वो क्या होती है? मुतगैयर की डिक्लेरेशन होती है कि उसमें हम बताते हैं कि उस मुतगैयर के अंदर जो कीमत महफूज होगी, जो डाटा महफूज होगा, उसकी टाइप कौन सी होगी, यानी कि डाटे की टाइप कौन सी होगी। क्या वो डाटा इंटीजर डाटा टाइप होगा, क्या वो डाटा फ्लोट डाटा टाइप होगा, या क्या फिर वो डाटा कैरेक्टर डाटा टाइप होगा, उसमें हम बताते थे डिक्लेरेशन में। लेकिन इनिशियलाइजेशन में क्या होता है? इनिशियलाइजेशन में हम मुतगैयर के अंदर कीमत को महफूज करते हैं। और यहां पे हमने ये बताना है कि एक मुतगैयर को इनिशियलाइजेशन करने के लिए हम कौन से ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। क्या वो ये वाला ऑपरेटर है, या फिर ये वाला ऑपरेटर है, या फिर ये वाला है, या फिर ये वाला है। तो हमारा सही जवाब है बे, यानी कि ये वाला ऑपरेटर जिसको हम बराबर की अलामत भी कहते हैं, ये ऑपरेटर हम इस्तेमाल करते हैं। और जब हम इस ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमारा जो वेरिएबल होता है, जो हमारा मुतगैयर होता है, उसमें वो कीमत महफूज हो जाती है जो कीमत हम महफूज करवाना चाहते हैं। उसके बाद आगे सवाल नंबर 10 पर हम आते हैं कि डैश को कांस्टेंट महफूज करने के लिए मर्तबान का समझा जा सकता है कि इसमें से ये जो आपके पास 4 जवाब हैं, इनमें से वो कौन सा जवाब है कि जिसमें हम कांस्टेंट को महफूज करने के लिए या मुतगैयर की कीमत को महफूज करने के लिए वो कौन सा जवाब है जिसको हम कह सकते हैं कि ये मर्तबान है, ये एक जगह है जहां पर हम क्या करते हैं, कीमत को महफूज करते हैं। क्या वो एक बॉक्स है, क्या वो एक जार है, क्या वो एक मुतगैयर है, या क्या फिर वो एक मजमूआ है। आपको याद होगा अजीज तलबा, हमने एक क्लास में पढ़ा था कि मुतगैयर क्या होता है। मुतगैयर की तारीफ के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने ये सीखा था कि मुतगैयर उस मेमोरी लोकेशन का नाम होता है जहां पर हम कोई कीमत को महफूज करते हैं। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो क्या है? वो है मुतगैयर। अब इसके बाद हमारा जो सवाल नंबर 2 है, इस बाब नंबर 1 की मश्क का सवाल नंबर 2, गलत और दुरुस्त की निशानदही करें। हमारे पास कुछ सवालात होंगे, हमने बताना होगा कि वो सवालात या दुरुस्त हैं या फिर गलत हैं। सवाल नंबर 1 है, एक आईडीई यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर और डिबगर को एक इंटरफेस में इकट्ठा करती है। कि जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है? वो टेक्स्ट एडिटर को, कंपाइलर को और डिबगर को एक इंटरफेस में इकट्ठा करता है। क्या ये दुरुस्त है या फिर गलत है? तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि अजीज तलबा आपको याद है हमने जब आईडीई के बारे में पढ़ा था तो उस वक्त हमने सीखा था इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्रामर को सहूलत देता है कि उसके पास टेक्स्ट एडिटर भी हो जिसमें वो प्रोग्राम लिख सके, फिर कंपाइलर भी हो। जो कंपाइलर क्या करता है कि कंपाइलर जो जिस जुबान में हम प्रोग्राम लिखते हैं उसको तब्दील करता है उस जुबान के अंदर जो कि कंप्यूटर को समझ आती है, यानी कि मशीन की जुबान में। और डिबगर भी होता है जो हमें बताता है कि अगर हमारे प्रोग्राम में किसी किस्म की कोई गलती हो तो वो हमें बता देता है कि ये गलती है। सवाल 2 है इसमें, वो है कंप्यूटर में प्रोग्राम फाइल में लिखे हुए कोड को चलाने के लिए बाइनरी लैंग्वेज में तब्दील करना पड़ता है। कि जब हम कंप्यूटर के अंदर कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें उस प्रोग्राम को क्या करना पड़ता है? उस कोड को चलाने के लिए बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है? 1 और 0 की जबान उसमें तब्दील करना पड़ता है। तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉलम एक जखीरा अल्फाज है, तो इसका जवाब हमारे पास होगा गलत, ये ठीक नहीं है। और सवाल नंबर 4 है हमारे पास, ये लिखा हुआ है कमेंट गोज हेयर, और फिर हमारे पास दाईं साइड पे और बाईं साइड पे स्टार का निशान है और लिखा हुआ है एक दुरुस्त कमेंट है। आपको याद होगा अजीज तलबा, जब हमने कमेंट्स के बारे में पढ़ा था तो उस वक्त हमने ये सीखा था कि कमेंट्स की जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है। एक हमारे पास कमेंट होता है एक
लाइन का और एक हमारे पास कमेंट होता है 2 लाइनों का, और हमने बहुत अच्छे से ये सीखा था कि उनको किस तरीके से लिखा जाता है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये कमेंट का जो सिंटैक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सिंटैक्स हमारे पास गलत है। मैं उम्मीद करता हूँ अजीज तलबा कि आज की क्लास में हमने जो कसीरुल इंतखाबी सवालात हमने ये सीखे और उनके जवाबात भी हमने देखे, और फिर हमने सवाल नंबर 2 गलत दुरुस्त की निशानदही ये भी हमने सीखा। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास सही से समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।